नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगर हम बात करें कारोबार जगत की तो वीकली एक्सपायरी कल बीत चुकी है। जनवरी की सीरीज शुरू हो गई है। ग्लोबल बाजारों से संकेत थोड़े सुस्त या रेंज बाउंड हम कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो सेंसेक्स की है वो हरे निशान में हुई है। आखिर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर रहेगी हमारी नज़र, उसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉप लाइन्स के साथ। वित्त वर्ष 2025 में 6.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। वित्त मंत्रालय ने जारी किया अनुमान। चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.8% रहने की जताई उम्मीद। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकिंग धोखाधड़ी में बड़ा इजाफा, 8 गुना बढ़ी बैंकिंग की धोखाधड़ी की राशि। आरबीआई ने बैंकों को किया अलर्ट, दिए सख्त निर्देश। भारत के आईपीओ बाजार ने अमेरिका और यूरोप को छोड़ा पीछे। वित्तीय फर्म पेंट्रोमेथ ग्रुप की रिपोर्ट में हुआ दावा, 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग का अनुमान आईपीओ बाजार के लिए। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 273 अंकों की बढ़त के साथ 78,745 के पार और निफ्टी 79 अंक चढ़कर 23,829 के लेवल पर कर रहा है ट्रेड। और आइए अब जानते हैं कि दुनिया भर के जो बाजार हैं वहाँ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज 23,960 का लेवल और यहाँ पर 96 अंकों की बढ़त नज़र आ रही है। अगर हम सेंसेक्स पर नज़र डालें तो इस वक्त जो करंट, यानी कि ये तो ओपनिंग के काउंटर्स हम आपको दिखा रहे हैं, अभी जो करंट आंकड़ा है वो 78,745, 273 अंकों की बढ़त और 23,843 का लेवल निफ्टी का नज़र आ रहा है। और सेक्टोरल इंडाइसेस को भी एक बार देखेंगे। निफ्टी की ओपनिंग 23,829 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड पॉजिटिव टेरिटरी में होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए अब रुक करते हैं तमाम स्टॉक्स का जो मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा। चार्ट को लीड करता हुआ ऑटो सेक्टर का दिग्गज काउंटर और 2 बैंकिंग काउंटर्स और 1 पावर ग्रिड का काउंटर गेनर्स के चार्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। वहीं लूजर्स पैक पर भी डाल लेते हैं नज़र। तो अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया। एफएमसीजी के काउंटर में दबाव। अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज में भी, जो कि फार्मा सेक्टर के दिग्गज काउंटर्स हैं, इनमें दबाव देखा जा रहा है। और आइए अब रुक करते हैं कि अमेरिकी बाजार यानी कि जो डाउ जोन फ्यूचर्स है, ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए उस पर भी डालते हैं नज़र। चलिए, तो अभी जो संकेत आ रहे हैं खासतौर पे एशियन बाज़ारों से वो पॉजिटिव हैं। तो क्या ये पॉजिटिविटी जो है वो दिन भर जारी रहेगी, इस पर हमारी नज़र रहने वाली है। और रुक करते कुछ अहम आर्थिक खबरों की तरफ, फिर बात करेंगे आज के फोकस से जुड़ी हुई। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस दौरान शेयर बाजार का पूंजीकरण $5 ट्रिलियन से अधिक के स्तर पर गया। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना। वित्तीय फर्म पेंट्रोमेथ ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो उम्मीद से अधिक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र 10% बढ़कर 6.14 लाख करोड़ रुपए हुआ। इस सेक्टर में वित्त वर्ष 26 तक $30 अरब निर्यात होने का अनुमान जताया गया है। और अब बात करते हैं आईपीओ की। भारत ने आईपीओ के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। वित्तीय फर्म पेंट्रोमेथ ग्रुप की डेटा के मुताबिक भारत ने अमेरिका से 2 गुने और यूरोप से 2.5 गुना ज़्यादा आईपीओ लॉन्च किए हैं। 2024 के पहले 11 महीनों में ही 76 कंपनियों ने करीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये जुटाए। रिपोर्ट ये भी मानती है कि 2025 में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के आईपीओ फंडिंग का नया रिकॉर्ड बन सकता है। चीन में सख्त नियमों की वजह से इस साल आईपीओ का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर रहा। ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम इंडस्ट्रियल के साथ साथ कंज्यूमर सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा आईपीओ लॉन्च किए। टोटल आईपीओ की संख्या और फंडिंग का लगभग 60% है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 332 आईपीओ के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा आईपीओ पेश किए। अमेरिका 2005 आईपीओ के साथ दूसरे नंबर पर और चीन 130 आईपीओ के साथ तीसरे नंबर पर है।
वेस्टर्न यूरोप में 64, जापान में सिर्फ 80 IPOs लॉन्च हुए। विश्लेषकों की उम्मीद है कि भारत के प्राइमरी मार्केट में अगला साल और बेहतर होगा। कई कंपनियां पहले ही सेबी की मंजूरी ले चुकी हैं और ऐसे में भारत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंड जुटाने की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में भरोसा जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। इसमें वित्त वर्ष 2047-48 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की राजकोषीय दायित्व ढांचे में सुधार के महत्व पर भी जोर दिया गया है। मांग पक्ष के बारे में कहा गया कि ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, इसलिए क्रेडिट ऑफटेक हो रहा है। शहरी मांग बढ़ रही है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि हुई। घरेलू हवाई यात्री जो है और जो यातायात है उसमें मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट की माने तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि तीसरी तिमाही में इसके 5.7%, चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहा कि स्ट्रेस अकाउंट्स के समाधान, पुनर्पूंजीकरण और बैंकों में सुधार लागू करने की सरकार की नीतियों के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। इस वजह से एनपीए में गिरावट देखने को मिली और साथ ही मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बात आईबीआई की, जिसने बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित करते हुए ये बताया कि बैंकों को और बैंकों की जो धोखाधड़ी है उसमें 8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके लिए अलर्ट जारी किया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में धोखाधड़ी के 21,367 करोड़ रुपए तक ये पहुंची और पिछले साल की समान अवधि में ये 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी थी जो रिपोर्ट की गई है। आरबीआई ने बैंकों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कहा। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि ये धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्टिंग में देरी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और हर धोखाधड़ी की घटना बिना किसी देरी के रिकॉर्ड की जाए। इसके लिए बैंकों को एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने की ज़रूरत है और इस प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं का समय पर पता चल पाए, उन्हें ठीक से ट्रैक किया जा सके। साथ ही बैंकिंग कर्मचारियों को जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि धोखाधड़ी के मामलों को इस तरह से लिया जाए कि कोई भी चूक ना हो। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण करें, उनका अध्ययन कर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रणनीतियाँ तैयार की जाएं। इससे न केवल बैंकों की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी स्थापित किया जा सकेगा। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। आज के फोकस में हम चर्चा करने वाले हैं स्वामित्व योजना को लेकर, जहां गांवों की आबादी वाले इलाकों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड देकर ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 24 अप्रैल 2020 को योजना को शुरू किया गया। इस दौरान स्वामित्व योजना की कई उपलब्धियां रही हैं। इस योजना के तहत देश में करीबन 3 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं उनका ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को योजना शुरू हुई और आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिहाज से ये योजना बेहद अहम मानी गई है। कैसे स्वामित्व का अधिकार दिया गया है लोगों को और देश के करीबन 3 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं ड्रोन से उसका निरीक्षण किया गया। भाई ये किस तरह से ज़मीन दी जाएगी उसका निरीक्षण ड्रोन द्वारा किया गया। लगभग हम मान सकते हैं कि 1.49 लाख गाँव के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति कार्ड जारी किए गए और इसे हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा के सभी बसे हुए जो गांव हैं वहाँ पर ये संपत्ति कार्ड जो हैं वो तैयार किए गए। अंडमान निकोबार तक जो ये संपत्ति कार्ड है यानी दूर दराज के इलाकों में के लिए भी ये संपत्ति कार्ड जो है वो तैयार किए गए और डिजी लॉकर के माध्यम से इन लाभार्थियों को ये संपत्ति कार्ड उपलब्ध करवाया गया। आप सोच सकते हैं कि ये कितना अहम है ताकि वो अपने कार्ड का डिजिटल रूप और आलेख
देख पाएँ, ताकि लाभार्थी जो हैं उनको जो फ़ायदा मिला है उनके पास डिजिटल प्रमाण हो, वो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस योजना में सर्वेक्षण ग्रेड जो ड्रोन्स हैं वो कैसे सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली के साथ नेटवर्क को भी जोड़ते हैं और उच्च रेजोल्यूशन की इस तकनीक से सटीक रूप से तैयार सटीक संपत्ति का जो विवरण है, जो मानचित्रण है, वो पेश किया जाता है। इसीलिए जो विवादों का निपटान है, विवादों में भी कमी आई है जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर अक्सर हुआ करता था, और इससे महिलाओं के स्वामित्व को भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बढ़ोतरी मिली है। तो स्वामित्व योजना ने जो उपलब्धियां हासिल की कैसे युगांतकारी साबित हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विकास आनंद साहब, संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि स्वामित्व योजना को अगर हम समझें इस परिप्रेक्ष्य में, कैसे स्वामी बनाने का काम किया गांव के उन लोगों को और उनकी ज़मीनों का सटीक निरीक्षण किया गया ड्रोन द्वारा। थैंक यू। तो आप देखेंगे कि जो सदियों से लोग गांव में रह रहे थे और उनके पास अपने जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, मगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी का अपना रिकॉर्ड नहीं था, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी गाँवठन में, आबादी एरिया में। इवन जो सर्वे हुए हैं वो पिछले डिकेड्स में हुए हैं वो रेवेन्यू लैंड के हुए हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड था, मगर अपना जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग रहते हैं आबादी में, उसका कोई कभी भी सर्वे नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल थी जो 2020 में मैंने प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुई है, और इसमें अभी जो है सबके पास अपने अधिकार पत्र, जो उनकी प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ किए गए, सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किए, और 31 स्टेट जो हैं एनयूटीज़ वो इस पे अभी ऑन बोर्ड हुए हैं स्कीम में। 2 करोड़ 20 लाख जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और इसमें लोगों को जो अपनी संपत्ति का अधिकार मिला है, जो उनको उनकी संपत्ति थी उसको जो अपने उनको अभिलेख मिले हैं, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिले हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स मिले हैं, उससे उनका हक हो गया उस प्रॉपर्टी पर जो अदरवाइज़ अनरिकॉग्नाइज था, और वो सिर्फ उनका इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही चल रहा था जी। इसको कार्ड को यूज़ करके वो उनका कोई डिस्प्यूट था डिमार्केशन में, उसको ख़त्म किया, और आगे एक राइट दिया, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको बहुत एम्पावर किया, सशक्तिकरण हुआ है। महिलाओं को जी जो जॉइंट ओनरशिप हुई है, मध्य प्रदेश ने मैंडेटरी किया है कि जॉइंट ओनरशिप कार्ड ही दिए जाएंगे, और बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी जगह जॉइंट ओनरशिप जो है दी जा रही है। तो इसके अलावा जो एक हमारा जो जियो कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम CORS जो सेटअप हुआ है, उससे हमारे को पोजीशनिंग जो GPS सिस्टम है वो बहुत मजबूत हुआ है। पहले ट्रेडिशनल तरीका होता था, अब CORS के थ्रू रोवर को यूज़ करके हम 3 से 5 सेंटीमीटर तक के जो है वो उससे ज़्यादा हमारा एरर नहीं आएगा, जो अभी हमारा नया सिस्टम है। विकास जी, इसमें जब किसी गाँव वासी को उसकी ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है तो अपने आप इस खुशी को बयां करना बहुत हम मान सकते हैं बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी गाँव वासी के लिए। लेकिन कैसे अपने क्षेत्रफल की भी सटीक जानकारी, जिसके लिए हम तकनीक का सहारा ले रहे हैं, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और इसका अगला चरण किस तरह से किया जाएगा, ख़ास तौर पे और कौन कौन से गाँव हैं जो दूर दराज हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत आते जाएंगे और उन्हें जोड़ा जाएगा? तो इसमें जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है सर्वे के लिए, पहले हमारे पास टोटल स्टेशनरी मशीन्स होती थी, एक तो वो महंगा प्रोसेस था और टाइम कंज्यूमिंग था। ड्रोन से पूरा एक दिन में 1-2 गांव भी सर्वे हुए हैं, और इसके अलावा हमारे जो अभी 31 जो स्टेट और यूटीज़ हैं उसमें ये योजना जारी है। जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि हरियाणा, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार काफ़ी जगह सैचुरेट भी हो गई हैं। बाकी हमारा ये है, हमारा जो टारगेट है कि मार्च 2026 तक हम सारे स्टेट्स जितने भी 2-3,44,000 गांव हैं वो हम पूरा का पूरा कवर कर लें जी। और एक और चीज़ जो है, वो जो प्रॉपर्टी कार्ड जो मिल रहे हैं लोगों को, पहले क्या होता था कि आपको अगर बैंक में लोन लेना है अपना मकान को इम्प्रूव करने के लिए, तो कोई, क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे तो कोई लोन नहीं मिलता था। अब काफ़ी लोगों ने अपना लोन भी लिया है, मकान में इम्प्रूवमेंट किया है, तो धीरे धीरे करके एक ये जो क्रांति है ये बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से जब सर्वेक्षण किया जाता है
उसका नक्शा उतारा जाता है और 15 दिन का एक टाइम पीरियड है, अगर कोई शिकायत नहीं करता तो वो अपने आप मान लिया जाता है कि ये घरौनी का हिस्सा है। सवाल मेरा यहाँ है कि जो मालिकाना हक है और ख़ास तौर पर अब उस महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिहाज से कितना अहम आप इसको मानते हैं कि घर के बाहर अब महिला के नाम की तख्ती भी होती है? बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। जो महिला, जो विमेन एम्पावरमेंट हुआ है वो स्कीम से बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और जैसे आपने बोला कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाला वो प्रोसेस भी हमारा पूरा, जो घरौनी देने का, जो प्रॉपर्टी राइट देने का, प्रॉपर्टी कार्ड देने का, वो प्रोसेस पूरा होता है। और इसमें जो महिलाओं का जो जॉइंट ओनरशिप हुई है उससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ में पहले कभी मान लीजिए कि वो कोई दुख का काल आ गया या कभी उनको जैसे ओल्ड एज में कोई बच्चे तंग कर रहे हैं कुछ है, तो अब आज की डेट में उनके नाम पे ओनरशिप है, तो उनका राइट है, फर्स्ट राइट जो है वो मकान में उनका है। तो इससे भी उनका एम्पावरमेंट हुआ है। प्लस काफ़ी महिलाओं ने लोन लेके कुछ और बिजनेस भी शुरू किया है। अपने जो प्रॉपर्टी कार्ड के अगेंस्ट उनको बैंक ने लोन दिया है और उससे उन्होंने अपना शॉप शुरू करी है, कहीं पे कुछ और बिजनेस शुरू किया है, कहीं पे जो है वो छोटा व्यवसाय शुरू किया है। तो उससे भी काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आगे चल के और भी जो है मजबूत होगी। और क्योंकि ये संपत्ति कार्ड अपने आप में आपको सशक्त बनाते हैं और अब इन पर लोन भी आप ले सकते हैं, ये भी एक पंथ दो काज, यानी हम कहीं ना कहीं अगर आपको घर दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके रोज़गार के लिए भी कई आयाम जो है वो खड़े कर रहे हैं। लोन लेने की जो प्रक्रिया है, अगर हम चाहें कि इस मंच के माध्यम से आप बता पाए दर्शकों को तो जैसा मैंने अभी बताया कि पहले क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो बैंक्स भी थोड़े हेजिटेंट रहते थे लोन देने में। जब से ये कार्ड्स बने हैं और इनकी सब सारे स्टेट्स में लीगल बैकिंग हुई है, उनके जो लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं, एक्ट है, उसमें उनको लीगल बैकिंग दिया गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है लीगली, तो अब बैंक्स भी इनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और जगह हर स्टेट में, हर यूटी में इनके अगेंस्ट पे लोन भी लोगों को मिल रहे हैं। उसको वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर के इम्प्रूवमेंट में भी, बिजनेस में भी। कुछ लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया है, कुछ ने शॉप शुरू करी है, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया है। बहुत सारे हमारे पास ऐसी केस स्टडीज़ हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम जो है पब्लिश करते रहते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नेशनल बात करते हैं कि किस तरह से जब आपका रहने का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे इम्प्रूव हो, और अगर ग्रामीण लोगों को हम सशक्त बनाते हैं आर्थिक तौर पर, उन्हें घर देकर, उनके रोज़गार के नए आयाम खोलकर, तो आप उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अप करते हैं। तो आपको लगता है कि जब हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, उस लिहाज से स्वामित्व योजना भी इस पूरे आर्थिक अध्याय में अपना योगदान देते हुए? बिल्कुल। और जैसे आपने बोला है, काफ़ी सबसे बड़ा इसका एक और जो पहलू है स्कीम का, वो है कि जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो अनलॉक किया जा रहा है पोटेंशियल इसका मोनेटाइजेशन के लिए, वो भी बहुत ह्यूज है। और इसमें जो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है, वो जब पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो उसका वैल्यूएशन जब हम निकालेंगे तो वो इतना ज़्यादा होगा कि वो हमारे इकोनॉमी में बहुत उसका महत्व होगा। और उसको यूज़ करके, जैसे लोन के अलावा बाकी भी जो मकान इम्प्रूव हो रहे हैं, उससे भी लोगों की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बढ़ेगा। जी विकास जी, अंत में यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस योजना के ज़रिए गांव में रह रहे लोगों के स्तर को सुधारा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो पलायन की एक समस्या है जो सबसे ज़्यादा गांव फेस करते हैं, उसके निपटारन में कितनी मददगार साबित होने वाली है स्वामित्व योजना? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो अनलॉक किया है स्वामित्व योजना ने, स्पेशली वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोन्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, और इसके अलावा जो विमेन एम्पावरमेंट है, जो राइट्स हैं, और वो जो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको आ रहा है, इससे भी लोकल लेवल पे ही रोज़गार, स्वरोज़गार, वो सब भी उपलब्ध हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे ज़्यादातर लोग जो है अपने गाँव में उनको अपना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जी विकास जी, आप इस शो पर आए, आपने इतने बेहतरीन ढंग से हमें स्वामित्व योजना से जुड़ी तमाम बारीकियों को हमारे इस मंच से साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए इस मंच के ज़रिए। थैंक यू। तो स्वामित्व योजना किस हिसाब से आने वाले सालों में युगांतकारी तो साबित हो रही है, साथ ही साथ गेम चेंजर साबित हो रही है जब हम बात करते हैं गाँव को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन का जब सटीक सर्वेक्षण होता है तो वो अपनी ही ज़मीन का मालिकाना हक अपने पास लेते हैं। फिलहाल बाकी छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।
दीजिए वक्त एक ब्रेक का। घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब जान लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरें जिनका अंदाज रहेगा फटाफट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर में AI के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य इस कमेटी के प्रमुख होंगे। ये पैनल वैश्विक और भारतीय वित्तीय सेवाओं में AI के वर्तमान इस्तेमाल का आकलन करेगा। भारत ने एक घरेलू कंपनी की शिकायत के बाद चीन से आयातित LNG ईंधन टैंक की कथित डंपिंग जांच शुरू की है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड की डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अपील पर जांच शुरू की गई है। इसके आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। RBI ने लगातार 11वें महीने नवंबर में सोना खरीदने का सिलसिला जारी रखा। RBI के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 10% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक नवंबर के अंत में देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 876.18 टन पर पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। डॉक्टर अरुणीश चावला ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर चावला को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया था। इससे पहले डॉक्टर चावला रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय शेयर बाजार से नवंबर में 42 लाख से अधिक नए निवेशक जुड़े हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में कुल 1,60,000 से अधिक निवेशक शेयर बाजार से जुड़े हैं। टाटा ग्रुप की योजना अगले 5 वर्षों में बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर सेक्टर में 5 लाख नौकरियां देने की है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि ये नौकरियां पूरे भारत में बन रही टाटा ग्रुप की फैक्ट्रियों और प्रोजेक्टों से आएंगी। मैनकाइंड फार्मा ने चीन की बायोफार्मा फर्म इनोवेंट बायोलॉजिक्स के साथ भागीदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत कंपनी भारतीय बाजार में ऑन्कोलॉजी से जुड़े आधुनिक PD-1 इम्यूनोथेरेपी सिंटिलिमैब का विशेष रूप से लाइसेंस हासिल करेगी और इनका व्यवसाय करेगी। RINL ने लौह और इस्पात श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण पहल के लिए आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा आयोजित राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। RINL को यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों तथा अपशिष्ट ऊर्जा में दक्षता के लिए प्रदान किया गया है। और अब बात करते हैं वैश्विक व्यापार की, जहां भारत के योगदान में पिछले 2 दशकों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों के दौरान निर्यात और आयात दोनों में भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी दोगुनी हुई है। 2005 के वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.9% बढ़कर 2023 में 1.8% हुई है। और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 से 2023 तक दोगुनी पहुंची, यानी कि डबल डिजिट में हुई। 2005 में वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.9% रही थी। 2023 में वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 1.8% के आंकड़े को पार कर गई। वहीं भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो 2005 के 2% से दोगुना होकर 2023 में 4.3% पर बना हुआ है। इस वृद्धि में व्यापारिक समझौते यानी MOUs, बेहतर लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे के साथ साथ मेक इन इंडिया अभियान और PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से काफ़ी मदद मिली, यानी कि इनकी वजह से उल्लेखनीय प्रगति हुई। सेवा निर्यात में भारत का प्रदर्शन वस्तुओं के निर्यात की तुलना में बेहतर दर्ज किया गया है और भारत विश्व में व्यापारिक निर्यात में 16वें और सेवाओं के निर्यात में 7वें स्थान पर है। निर्यात की ही तरह वैश्विक आयात में भी भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 2 दशकों में वैश्विक आयात में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। भारत का व्यापारिक आयात 2005 में 1.3% से बढ़कर 2023 में 2.8% हुआ, जबकि सेवाओं का आयात भी इसी अवधि के दौरान करीबन 3.4% दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 2 दशकों के दौरान वैश्विक आयात में भारत की हिस्सेदारी 1.5% से बढ़कर 2.9% दर्ज की गई। सेवाओं के निर्यात में भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। वहीं भारत के कुल निर्यात में सेवाओं का हिस्सा 43% को पार कर गया,
जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है, जबकि इसका वैश्विक औसत 24% के पार है। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।